हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अध्ययन मंच के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको चैप्टर फर्स्ट के MCQS कराने वाले हैं। जो कि हमने आपको पहले वादा किया था कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। उसकी वजह यह है कि सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको आज वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स सारे क्वेश्चंस आज कराने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये प्रश्न हम आपको पहले बता चुके हैं जब हमने आपको फॉर्मूलेज कराए थे एलसीएम और एचसीएफ के, उनके आधार पर। एचसीएफ ए कॉमा बी, एलसीएम ए कॉमा बी। आप थोड़ा अपनी मेमोरी पर जोर डालिए और ध्यान दीजिए पहले लेक्चर का, जिसमें हमने आपको समझाया है लास्ट वीडियोज में कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए कैसे। मान लो दो संख्याएं ले लेते हैं हम कोई भी। एक ले ली मैंने 6, एक ले ली मैंने 5। दो संख्याएं ली और इनका एलसीएम निकालते हैं पहले, फिर एचसीएफ निकालते हैं। इसके फैक्टर होंगे वो 3 इंटू 2 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 5। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, सारी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर लो इनका। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। एचसीएफ जो कॉमन है, अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो वन ले लेते हैं अपन, तो ये 1, ये आ गया एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। ये दोनों चीजें हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो 30 एकम 30 और 6 पंजे 30, ये है। अब यहां पे क्या है, हमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो ए और बी दे रखे हैं, एचसीएफ ए कॉमा बी और एलसीएम ए कॉमा बी। तो ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ होगा ए इंटू बी। आपको ये याद रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष एक साल में रिपीट करके आता रहता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन मान के चलिए आप इसको। वन वर्ड में क्या करता है, कभी कभी ये आपको ये दे देगा और ये दे देगा, फिर इसको छोड़ देगा, तो वहां पे आपको लिखना है एचसीएफ। हो सकता है आपको ये दे दे और ये ना दे और ये दे दे, तो फिर आपको लिखना है एलसीएम। इसी एक प्रश्न से आपके लिए 3 प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें से किसी भी संख्या को वो छोड़ सकता है और किसी को भी ले सकता है। अब आप ये देखिए, यदि ये बराबर ये लिखा हुआ है, बी बराबर ये लिखा है, जहां एक्स और वाई दोनों की दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ क्या होगा इनका। तो एचसीएफ के लिए आपको ये इसमें लिखा है, ये देखिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, पहले इसी को कराते हैं उसके बाद उसको लेंगे। सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है उसको एचसीएफ कहा जाता है, और इसको हिंदी में हम लिखते हैं महत्तम समापवर्त्य। हिंदी में हम इसको महत्तम समापवर्त्य कहते हैं, इंग्लिश में आप एचसीएफ भी लिख सकते हो। तो ये जो एचसीएफ है ना, ये आप देखो ध्यान से, इसको पढ़ो कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो अब यहां आप देख लीजिए, ए और बी के बराबर ये है, दोनों में क्या है, एक्स और वाई है कॉमन, लेकिन इनकी दोनों की छोटी घात देखो तो यहां पे वर्ग है और इसमें वाई पे भी छोटी घात क्या है, वर्ग। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा इसका एचसीएफ वो होगा एक्स वर्ग और वाई वर्ग। इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है और ये छोटे छोटे प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे। अब आप ये वाला सवाल लीजिए, यदि n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाज्य है तो n क्या होगा हर स्थिति में। n के बारे में बताना, ये कोई नंबर है आपके पास और ये 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो n क्या होगा। तो आप देखिए n क्या होगा। नया पेज का नहीं आ रहा इसमें, चलो कोई नहीं, यहीं देखते हैं। n क्या होगा, देखो इधर ले लेते हैं अपन। मान लो n की जगह पे आपने माना 1, n की जगह पे क्या ले लिया मैंने, पहले 1 लिया, तो 1 का वर्ग करो, क्योंकि सूत्र है हमारे पास n स्क्वायर माइनस के 1, तो इस 1 का क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया।
जैसे ही 1 का वर्ग किया और साथ में लिखा है -1, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, -1 बराबर 0, और 0 में 8 से भाग चला जाएगा। 0 में क्या होगा 8 से भाग चला जाएगा, 8 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0। सेम कहानी मान लो n स्क्वायर, n की जगह पे अब की बार पहले n बराबर 1 लिया, अब n बराबर हम 2 लेकर देखते हैं। तो 2 का वर्ग -1 यानी कि 4 -1, और 4 में से 1 गया तो 3/8, और ये भाग नहीं जा रहा है। उसकी बार अब की बार आप 3 ले लो, तो यही सूत्र इस्तेमाल करना, यानी 3 का वर्ग -1, 3 3 का 9 -1, 9 में से 1 गया तो 8/8, और 8 से 8 कट जाएगा यानी कि 1 आ गया। तो एक तो n बराबर 1 लिया है तब 8 का भाग जा रहा है, एक n बराबर 3 लिया है तब 8 का भाग जा रहा है, एक आप n बराबर 4 लीजिए, तो 4 का वर्ग -1 यानी कि 16 -1 यानी जो हो गया 15/8। इस स्थिति में भी भाग नहीं जा रहा। अब n बराबर हम 5 ले लेते हैं, तो 5 का वर्ग -1 यानी 25 -1 यानी कि 24, और बटे में कितना आ जाएगा 8, 8 तिया 24। अब आप देखो ध्यान से, जब हमने n बराबर 1 लिया तो संख्या में 8 से भाग जा रहा है, जब n बराबर 3 लिया तब भी जा रहा है, और n बराबर 5 लिया है तब भी जा रहा है, लेकिन 2 और 4 लेने पर नहीं जा रहा। इससे जो स्पष्ट होता है कि हर स्थिति में n जो है ना एक विषम संख्या जब हम ले रहे हैं, 5 लिया, 3 लिया, और यहां पे 1 लिया, 7 लेके देख लो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में से 1 कम कर दो तो कितना बचेगा 48, और 8 का भाग चला जाएगा 6 बार। तो n क्या है हर परिस्थिति में, यहां हम लिख देंगे कि n एक विषम संख्या होगी। यदि n वर्ग -1 संख्या 8 से विभाज्य है तो n एक विषम संख्या होगी। शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ जिसका नाम है अल ख्वारिज़मी, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे फारस के, तो उन्होंने इसका, उनकी एक किताब है उसमें से एल्गोरिदम शब्द का हमने प्रयोग कर रखा है। तो ये 5 क्वेश्चन दे रहे, जिसमें पहला हमने HCF और LCM दे रखा है, तो ये दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि a बराबर मान लो ये दो कोई संख्याएं और b बराबर ये दोनों अभाज्य संख्याएं, तो इनमें HCF क्या होगा, तो x का वर्ग, क्योंकि छोटी घातों का गुणनफल लेना होता है, और y का वर्ग। इस परिस्थिति में यानी एक विषम संख्या होगी। इस स्थिति में अल ख्वारिज़मी, और यहां पे हमने बता दिया कि ये क्या कहा जाएगा HCF कहा जाएगा। इसके बाद ना हम बहुत सारे वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक सारे कंप्लीट करेंगे, क्लास थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अब ये आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला देखिए, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। आप देखिए कि जब हम क्या कहते हैं 6 चैप्टर करेंगे तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। कोई प्रमेय जब होती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं दूसरी चीजों को सिद्ध करने में। वही चीज कह रहा है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन, प्रमेय जो होती है सिद्ध की हुई होती है, और जिसे अन्य कथन को और कोई दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं उनको करने में हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हम प्रमेय कहते हैं, प्रमेय। और कहीं कहीं आपको प्रमेय का लिखे होगा, ये थ्योरम, इंग्लिश में इसको थ्योरम कहते हैं। अगर कोई प्रूफ चीज है और उससे किसी अन्य चीज को आपको प्रूव करना है तो उसको हम थ्योरम बोलते हैं। अंडूड दो, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं, पहले चैप्टर में बता चुके हैं। ये एक अपरिमेय संख्या है 2√3 - 1। आप याद करो वो चीज जब मैंने तुम्हें बताया था कि किन्हीं भी दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा हर स्थिति में अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहां आप देखो 2 तो क्या है परिमेय है, 1 भी क्या है परिमेय, लेकिन √3 इसमें सारा सिस्टम बिगाड़ रहा है। सारा खेल कौन खराब कर रहा है, √3। और √3 अपरिमेय को एक उस प्रकार से समझ लो, जो 4 दोस्तों का जब ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में अगर एक बंदा खराब हुआ तो घर वाले वहां जाने से मना कर देते हैं, उसके साथ मत जाइए, चाहे किसी के साथ भी चला जाइए। सेम कहानी इसकी है, अगर इसके साथ आप गए, कोई भी संख्या अगर अपरिमेय संख्या के साथ जाती है, कोई भी परिमेय, या तो वो जोड़ कर ले या गुणा कर ले या भाग कर ले, वो हमेशा अपने जैसा बना देती है, तो ये हो गई अपरिमेय, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब सेम कहानी जो नीचे लिखी हुई है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, एक अपरिमेय होती है, एक अपरिमेय संख्या
जो ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो एक, इसको अगर मैं यहाँ से 2 को डिवाइड कर दूं तो ये तो रही एक अपरिमेय और ये रही परिमेय, और दोनों का अंतर क्या होगा, हर स्थिति में अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल, हाँ कुछ भी कहें, या तो ये अंतर की बात करे, घटाने की बात करे, या फिर ये जोड़ने की बात करे, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब मुझे फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, तो आप दिमाग पर जोर डालिए, मैंने सबसे पहले आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे। और ये जो अभाज्य गुणनखंडन होता है इसका, किसी भी भाज्य संख्या का, वो अपने आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, उसके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा होता है, अद्वितीय। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के हों, चाहे वन वर्ड के हों, चाहे आपके एमसीक्यूज हैं जो आगे आने वाले हैं इसी में, वो सारे के सारे हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी थे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट चलते हम वन वर्ड पे, आ जाइए। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन है 5688,404 का HCF बताइए। अच्छा, इसके लिए मैं इस सवाल को आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैंने पहले जब LCM HCF लास्ट लेक्चर में जब हमने बताए हैं आपको, तो उसमें सिखाया है कि इनके लिए आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, अब इसमें क्या होता है, सबसे कम वाला अंतर लो, जैसे इसमें से इसको माइनस करो, पहले इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको, आप ध्यान दो इधर, 404 में से पहले आपको 88 माइनस करना है। तो 4 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से तो जाएगा ना, 14 में से 8 करेंगे तो 6, इसकी कैरी यहाँ चली जाएगी तो 9, 10 में से 9 गया तो 1, ये 316। लेकिन 88 से 56 को कम करो तो 8 में से 6 गया तो कितना आया, 2, और 8 में से 5 गया तो कितना आया, 1। अब आप ध्यान दो, हाँ सॉरी भाई मिस्टेक, 8 में से 5 गए तो 3। अब ध्यान दो आप, इस 32 जो आया हुआ है सबसे कम अंतर यही है। अब 32 का क्या भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, अगर तीनों में ही नहीं जा रहा तो हम इसके कर ले रहे हैं खंड 32 के, एक 16 होगा, दूसरा 2 होगा, और नीचे चले जाएंगे तो इसके 4 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 का देके देख लो, इसमें 56 में नहीं जा रहा, 88 में भी नहीं जा रहा, लेकिन 4 जो नंबर है ना एक, इसका इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है, तो इसका जो HCF निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4। दोबारा से देखिए हमने क्या किया है, पहले इनमें से जो नंबर्स हैं उनको कम कर लिया, बड़े में से पहले छोटे वाला, फिर छोटे में से सबसे छोटे वाला, तो जो सबसे कम अंतर जो आएगा उसको लेंगे। तो सबसे कम अंतर कितना आया, 32, यानी कि 32 सबसे कम अंतर आया। 32 के अपने खंड किए तो 16 और 2 हो गए, लेकिन 2 का भाग इसमें दोनों में जा रहा था, लेकिन फिर हमने 16 का और किए तो 4 और 4 हो गए। तो अब 4 का भाग भी दोनों में जा रहा है, तो सबसे बड़े नंबर को हम क्या है, HCF लेते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका आंसर हमने लिख दिया 4। ये 4 आंसर है इसका, तो हम यहां लिखे दे रहे हैं 4। दूसरा, 1771 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आप होमवर्क में आराम से तसल्ली से कीजिए, काट पीट करना है, जैसे आप 6वें 7वें 8वें में करते हैं, गुणनखंड गुणनखंड करने हैं केवल, और कुछ नहीं करना उसमें एक्स्ट्रा। अब ये देखो, यदि A और B दो प्राकृतिक संख्या हैं, तब HCF AB एवं LCM AB में क्या संबंध होता है। बिल्कुल सूत्र है जो अभी अपन फिल इन द ब्लैंक्स में जो कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से रिपीट में आएंगे, नया इसमें कुछ नहीं है, जितना हम करा चुके हैं उसी को बस रिपीटेशन दे रखा है। कैसे कर देंगे इसको, कि LCM, इनमें ये संबंध है, LCM A, B मल्टीप्लाई HCF A, B A, B, और बराबर होगा A इंटू B। ये इनका रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, मतलब पूरा पूरा फॉर्मूला है, वही इनका संबंध है। अब ये देखिए,
यदि a बराबर बी क्यू तो a और b में क्या संबंध है। इसको ये क्वेश्चन एक तरीके से और आता है, इसको लिखते हैं यदि b जो है a का भाजक है तो a और b में क्या संबंध है। पूर्णतः विभाजित कर देता है तब उनमें क्या संबंध है। आप ध्यान दो इधर, a बराबर बी क्यू, जब मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले बताई थी तो उसमें एक सूत्र लिखाया था कि a बराबर जो होता है ना बी क्यू प्लस आर होता है, और आर यहां पर शेषफल होता है, रिमाइंडर। और चूंकि इसमें शेषफल दिया ही नहीं गया है, केवल क्या दे रखा है a बराबर बी क्यू। आप क्वेश्चंस को देखो तो सीधा सीधा लिखा है a बराबर बी क्यू, यानी कहने का मतलब ये है कि जो b है ना a को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, b जो है ना a को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। और जब कोई चीज कोई भी संख्या किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है तो वो उसका गुणनखंड कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि b जो है a का गुणनखंड है, फैक्टर है। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए आप इधर कैसे समझते हैं इसको एग्जांपल से। आप कोई भी दो नंबर लीजिए, एक 6 ले लो। मान लो कि a बराबर दे रखा है 6 और b बराबर दे रखा है 2। अब 2 का इसमें भाग चला जाएगा, तो इसको अगर मुझे लिखना होगा a बराबर बी क्यू तो मैं इधर लिखूंगा 6 बराबर में 2 गुणा 3, क्योंकि 2 का ना इसमें भाग चला जाएगा। तो यहां पे जो दिख रहा है जो 3 और 2, तो 2 जो है ना इस 6 का क्या हो गया, गुणनखंड है। ये आपको याद रखना है कि जो 2 जो है ना उस 6 का गुणनखंड है। तो इसका जो आंसर होगा, इसके अलावा जो टर्म से टर्म लिखी है हम उसको साफ किए दे रहे हैं। आपको इसका आंसर सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाला। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लिख लेना, ये आंसर है कि बी जो है ए का गुणनखंड है। इस वाले 4th नंबर के सवाल का इसका बी जो है ए का गुणनखंड है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, एमपी बोर्ड में कम से कम 2 से 3 बार अब तक पूछ चुके हैं। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है बेटा कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन हम पहले लिखा चुके हैं, तो ये आपको होमवर्क से लिखना है। ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की सबसे पहली सही उत्पत्ति, अब जो पूछ लिया जाता है कभी कभार कि सबसे पहली सही उत्पत्ति किसने की थी, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो ऊपर लिखी हुई है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सबसे सही उत्पत्ति किसने की थी, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। और इसको कहां दिया था उन्होंने, अपनी कृति का मतलब यहां बुक से है, और उनकी इस बुक का नाम है डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी। इस बुक का नाम आपको याद रखना है और कहीं भी आपको लिख के रख लेना, जहां आप पढ़ते हो वहां दीवार पे चिपका लो चारों तरफ। अपना कमरा आज से ही सेट कर लो। और मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट वीडियोज में भी कह चुका हूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्लास लेना प्रारंभ करते हो तो अपनी बुक और पेन दोनों साथ रख के बैठा करो। बाकी वीडियोज देखने से कुछ नहीं होता। कभी कभार क्या होता है, जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। जब एग्जाम टाइम आता है तो कहते हैं क्विक रिवीजन कहाँ से हो, तो वो शॉर्ट नोट्स जो हैं आप अपने हमेशा साथ ही साथ बनाते चलें, जिससे कि उस समय आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इनकी बुक का नाम क्या था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस की जो बुक थी डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय की सबसे पहली सही उत्पत्ति दी थी। और इनका जीवन काल अब क्या है, 1777 से 1855। इनका जो जन्म था वो 1777 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1855 में हुई थी। अब ये क्यों लिखाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार आज से 2 से 3 साल पहले
एमपी बोर्ड में कुछ भी पूछ ले रहे हैं वो, थेल्स का जीवन काल पूछ लिया था कि थेल्स का जीवन काल कितना है, इसीलिए ये लिखाना पड़ रहा है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस का जो जीवन काल था वो था 1777 से 1855। वन वर्ड के जितने भी क्वेश्चन थे इस शीट पर आपको लिखे हुए हैं, बाकी वैसे ही पूछ लेता है कि रूट 2 क्या है तो अपन लिख देंगे, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या √2 - 1 क्या है तो उसको भी हम लिख देंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ऐसे वन वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बनेंगे। इसके अलावा ये हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहां से चालू होते हैं आपके एमसीक्यूज जिन्हें हम कहते हैं, वो यहां से प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए आप 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना है, तो मैं यहां आप ध्यान दो, मैं शॉर्ट से कराऊंगा, शॉर्ट नोट्स में कराऊंगा, शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, बाकी आपको जो अच्छे से मैं पहले करा चुका हूं वो आपको खुद से करने हैं। जैसे एलसीएम है तो क्या है, 12 है, 15 है और 21 है, मैंने इसके गुणनखंड कर दिए, तो 2 पे घात 2 × 3, जो 3 × 5 और जो 3 × 7। अब इसमें मैंने कहा था जब भी अपन एलसीएम लेंगे तो जितनी संख्या इनके गुणनखंडों में आ रही है, बाजू गुणनखंडों में, वो सारी लेनी पड़ेंगी। तो कौन कौन आ रहा है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, लेकिन 2 पे घात 2 है तो 2 दूनी 4, 3, 5 और 7, 4 तिया 12, 12 पंजा 60 और 7 छक्के 42, 420 ऑप्शन है इसमें, जे रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार से हम बाकी के सवालों को ऐसे ही यहां पे शॉर्ट तरीके से साथ ही साथ करते चलेंगे। अगला है क्या है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 32 वाह एलसीएम 8 हो तो एचसीएफ क्या होगा। अभी यार हमने जो सूत्र लिखा हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल जो होता है। अब इसने क्या क्या दे रखा है आप ध्यान दो, एक तो गुणनफल दे रखा है, एक एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना है 8, एचसीएफ हमको निकालना है और दो संख्याओं गुणनफल कितना है 32। जैसे ही आप एचसीएफ निकालोगे तो इस 32 में 8 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एक सवाल हमने ऐसा कराया था आपको 306 और 657 दो नंबर्स लेकर, जिसमें भी उनका शायद एलसीएम और एचसीएफ दोनों में से एक चीज दे रखी थी, वो सूत्र का इस्तेमाल करना है इसमें। तो 8 सौ के 32 यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारा 4 आ गया, तो इसमें 4 वाला ऑप्शन कहीं होगा, इसका भी ए वाला आंसर है। 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा आप ध्यान दो, 9 के फैक्टर 3 × 3, 25 के फैक्टर जो होंगे 5 × 5, तो 3 का वर्ग और 5 का वर्ग यानी 9 और 25, तो 25 90 225, यही इनका एलसीएम होगा, यही इनका क्या होगा एलसीएम। अगर इसका एचसीएफ पूछता तो मान लो अगर वो क्वेश्चन को परिवर्तित कर देता, कहता कि 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो 9 और 25 में यहाँ एक और मल्टीप्लिकेशन में लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, तो सिर्फ एक ही कॉमन मिलता, तो इसका एचसीएफ कितना होता 1। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में एलसीएम, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 225 यानी दूसरा वाला आंसर। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, अब इधर हम 15 और 20 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 15 और 20, अच्छा 15 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, अभी किए अपन ने 3 × 5, 20 के होंगे 2 पे घात 2 × 5। ये चीजें आप सीख लो, मैं 2 पे घात 2 क्यों लिखता जा रहा हूं, 4 × 5 होगा और 4 को हम क्या लिख देते हैं 2 पे घात 2। तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आया है, 2 पे घात 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। 2 पे घात 2 का मतलब कितना है 4 और 3 और 5, 4 3 12, 12 पंजे 60, जे रहा आंसर कितना होगा 60, जे रहा। अब इधर पूछा उसने 15 और 21 का एचसीएफ, आप ध्यान दो शॉर्ट ट्रिक जो हमने बताई थी 15 और 21 में से 15 कम कर दो, 6 का वाक्य इसमें जा रहा है, दोनों में नहीं जा रहा तो इसके फैक्टर कर लो, 3 और 2, अब 3 का इसमें भी चला जा रहा है और 3 का इसमें भी। जी एचसीएफ का सबसे सरल तरीका है, इससे कोई एचसीएफ निकालने का एक नंबर का सबसे शॉर्ट आसान तरीका नहीं है। इन दोनों संख्याओं को घटाओ, जो अंतर है पहले उससे भाग देके देखो, नहीं आ रहा तो उसके फैक्टर कर लो, फैक्टर में से 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा लेकिन 3 का दोनों में जा रहा है, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा एक तरीका और है आपको याद रखना है, कैसे हम एचसीएफ का तो यही है, एलसीएम को कैसे ट्राई कर सकते हैं आप ध्यान दो, ऑप्शन से कितनी जल्दी होता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर चुन लो या छोटा चुन लो, जी चुन लो, सबसे छोटे या बड़े से भाग देके देख लो। आप देखो 12 है,
12 का भाग किस में जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हटा दो क्योंकि एलसीएम पूछा है इसलिए। अब 12 का भाग आपने 210 में दिया तो कितनी जा रहा है इसमें, देख आप 12 का भाग दे के देख लो, 12 एकम 12, कितना बच जाएगा 9, 90 में नहीं जाएगा तो ये भी खत्म, आंसर ये सही है, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे इसमें देख लीजिए 9 और 25 का भाग किस में जा रहा है, 9 25 से देखो, 25 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो ये ऑप्शन हटाओ, फिर 9 से ट्राई कर लो, ये जा रहा है, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हटा देंगे, लेकिन जो बड़े हैं एक्चुअल आंसर ये है। इस प्रकार से हम इनको चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं आज हम पे, प्रश्नों की कोई कमी नहीं है। आप ये कहोगे सर इतने प्रश्न क्यों लाए हो, क्योंकि हमें आपकी जो तैयारी है वो पूर्ण करानी है, एक भी नंबर की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप ये नहीं कहने चाहिए सर ने, हम सर के भरोसे रह गए, सर ने कहा था कि सारा यहीं से मिल जाएगा, आपको अदर कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप 91 और 26 का क्या निकालना, HCF, तो आप 91 से 26 को कम कर लो। जब भी हम HCF निकालेंगे तो HCF के लिए इनको क्या करना है, कम, 91 में से 26 कम कीजिए, 11 में से 6 गया तो 5, इसकी कैरी यहाँ 3, 9 में से 3 गया तो 6। अब 65 से 26 तो डिवाइड नहीं हो सकता, 65 से ना 26 में कभी डिवाइड नहीं जाता है, तो आप क्या करो 65 के फैक्टर कर लो, 13 इंटू 5, अब 13 से 26 भी डिवाइड हो रहा है और 91 भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका जो HCF आ गया वो कितना आ गया हमारा 13। तो ये कहाँ गया हमारा HCF, जे रहा, जे आंसर है। ऐसे 6 और 20, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF। तो यही तरीका है, 20 में से आप 6 कम करो, HCF निकालना है तो हमेशा आप इसी ट्रिक को अपनाइए। एक नंबर में जब पूछेगा तो आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, जिसको गैप ट्रिक भी कहा जाता है। इसमें से बड़े नंबर में से आपको छोटे नंबर को कम कर दो, कम किया तो कितना आया 14, लेकिन 14 का इसमें भाग नहीं जा रहा 6 में, तो इसके फैक्टर कर दो, 7 और 2, 7 का भाग 6 में भी तो जा नहीं सकता, इसलिए 2 का भाग 6 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 2। ऐसे इसको आप होमवर्क में कीजिए। हाँ ये देखिए, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव क्या प्राकृतिक है या परिमेय है या फिर ऋणात्मक है या धनात्मक है। क्वेश्चन समझिए, किसी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो क्या होगा, निरपेक्ष मान को आप मोड में लेके मान लीजिए तो निरपेक्ष मान उसका हमेशा धनात्मक संख्या होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, किसी भी संख्या का, वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान है वो क्या होगा, हमेशा धनात्मक संख्या होगा। अब 4 और 7 का महत्तम समावर्त, हर बार मैंने आपको पहले लिखा दिया, HCF की जगह कभी कभी घुमाने के लिए इसको महत्तम समावर्त भी लिख सकता है, और उसको दिखाने के लिए वो लघुत्तम समावर्त, LCM को ना लघुत्तम समापवर्त्य भी कह सकता है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो आप इन दोनों चीजों को याद रखें, LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है और महत्तम समापवर्त्य होता है। तो 4 और 7, 4 का फैक्टर कर लो, 1 और 4, 7 के कर लो 1 और 7, या फिर दूसरा तरीका जैसे अपन शुरू से ही अपनाते आ रहे हैं इसको, कि 7 में से 4 कम करो तो कितना आएगा 3, 3 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी, लेकिन 3 के जब फैक्टर करेंगे तो 1 और 3, 1 का इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। LCM HCF इस प्रकार से हमको करने। HCF की सबसे आसान ट्रिक यही है, और आपको वन वर्ड में प्रीवियस ईयर भी आप देखते चलेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकाल लो तो सब में HCF पूछा गया, जो कि आसानी से विद अ सेकंड आप निकाल सकते हो इस तरीके से गैप ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा उसने ट्रिकी, थोड़ा घुमा के पूछ दिया है, इसको आप थोड़ा दिमाग में रखे जाएं। क्वेश्चन नंबर 11, 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात निकालना है। ध्यान देना, उसमें LCM भी नहीं पूछा और HCF भी नहीं पूछा, उसने अनुपात पूछा है डायरेक्टली। तो आप पहले इनका निकाल लो, 5, 15 और 20। अब इसके जैसे गैप ट्रिप के माध्यम से 20 में से 15 करेंगे तब भी 5 आएगा, और 15 में से 5 करेंगे तब भी 5, 10 बच रहा है। तो सबसे कम अंतर देखना है, सबसे क्या देखना है, कम अंतर। कम अंतर किन संख्याओं में, 5 है सबसे कम,
तो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी, तो HCF तो तुरंत निकल के आ गया आपका। जे लीजिए कितना आ गया 5। निकालना क्या है एलसीएम, इसके फैक्टर 1 इंटू 5, इसके फैक्टर 1 3 इंटू 5 और इसकी जो फैक्टर होंगे 2 पे घात 2 इंटू 5। एलसीएम आप जब निकालोगे तो यहाँ कितना है, पहले इसी से चालू कर दो, 2 पे घात 2 3 इंटू 5, 2 पे घात 2 4 4 60। पहले क्या पूछा का अनुपात, यानी और